का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में JSSC एग्ज़ाम्स के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें मैं वही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है। आप JSSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, ये हमारा जो जनरल साइंस का सीरीज चल रहा है, इसका आज हम लोग सेट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इसके पहले 9 सेट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वे सारे क्वेश्चंस को नहीं देखा है, तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताए गए हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन लिया जा रहा है इसमें, वो सभी प्रीवियस ईयर्स पेपर से लिया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन जो है आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेट नहीं करता हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम बेस्ड ही कराए जा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बेहतरीन क्वालिटी के कंटेंट्स हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए यहाँ पर है। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक दर्पण की फोकस दूरी प्लस 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि यह कौन सा दर्पण है, यह कौन सा दर्पण है। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी प्लस 15 सेंटीमीटर है तो यह किस प्रकार का दर्पण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 15 जो है इसका कोई मायने मतलब यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ साइन का मतलब हो रहा है। ठीक है, साइन का ये जो प्लस लिखा हुआ है ना, इसी पर आपका क्वेश्चन टिका हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है, स्फेरिकल मिरर, वो 2 तरह का होता है। कितना तरह का? 2 तरह का। एक जो होता है वो अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में हम लोग क्या देखे हैं कि अवतल दर्पण में जो अंदर के साइड जो धंसा हुआ होता है वो शाइनिंग होता है, बाहर से रंगा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये अंदर से रंगा हुआ होगा और बाहर से जो होगा वो शाइनिंग होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 तरह का जो मिरर है, 2 तरह का जो दर्पण है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अवतल दर्पण है, ये वाला अवतल दर्पण, तो इसमें हम लोग वस्तु को इधर रखते हैं और यानी इस तरह से रख सकते हैं वस्तु को, और यहाँ से जो है इंसिडेंट रे दर्पण पर इस प्रकार से पड़ेगा और इसका फोकस दूरी जो होता है वो इधर नापते हैं। ये अगर मिरर है, ठीक है, देखिए इतना आपको अगर दिक्कत लग रहा हो समझने में तो आप सीधा ये समझिए। ठीक है, आप सीधा ये समझिए कि अगर फोकस दूरी प्लस में दिया, वो फोकस दूरी प्लस में दिया हुआ हो तो ये उत्तल दर्पण होता है। फोकस दूरी प्लस में है तो उत्तल दर्पण, और फोकस दूरी अगर माइनस है तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस में फोकस दूरी यानी फोकस दूरी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण का होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी यह किस प्रकार का दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया। इसके साथ आप ये भी याद रखेंगे कि अगर फोकस दूरी माइनस हो गया, फोकस दूरी अगर माइनस हो गया तो ये अवतल दर्पण होगा। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दोस्तों, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है। यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कि समतल दर्पण जो है इसका फोकस दूरी कितना होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप इसके पिछले वाले वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको आंसर जो है इसका मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, वस्तु की गति के कारण इसमें जो ऊर्जा विद्यमान होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियोज़ में भी देखा होगा कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं, और या तो फिर आपके पास अगर बुक होगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते होंगे, तो ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा बनता है और इसी टाइप का क्वेश्चन जो बनता है, तो इसमें भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आ जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या कहता है, वस्तु की गति के कारण इनमें से जो ऊर्जा विद्यमान होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ऊर्जा जो किसी वस्तु में
उसके गति के कारण आता हो तो उस ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगर किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर उसमें ऊर्जा आ रहा है तो वो कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक झरने के नीचे पानी का तापमान शीर्ष पर, देखिए यहाँ पर पानी होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर पानी होगा, ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर पानी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पानी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक झरने के नीचे पानी का तापमान शीर्ष पर पानी की तुलना में अधिक होता है, ये क्यों होता है? तो आप ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई झरना है, यहाँ से मान लीजिए कोई झरना गिर रही है, यहाँ से झरना नीचे आ रही है। अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ का जो पानी का तापमान होगा ऊपर में, और ये जो गिर गया यहाँ पर पानी, यहाँ पर गिर रहा है, तो इसका जो पानी का तापमान होगा, ये पानी के तापमान में अंतर होता है। यहाँ का पानी आपको थोड़ा गर्म लगेगा और यहाँ का पानी थोड़ा ठंडा लगेगा। इसका कारण क्या है कि जब झरना से पानी नीचे गिरती है तो इसमें आती है गतिज ऊर्जा। क्या आती है? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा जो है वो फिर हीट एनर्जी में, यानी कि उष्मा ऊर्जा में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हम लोग बोल सकते हैं गर्मी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसके कारण जैसे ही झरना से पानी नीचे गिरता है तो ये गतिज ऊर्जा जो है वो गर्मी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण नीचे जो पानी है वो गर्म हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप ऑप्शन के अनुसार आप छाट सकते हैं। देखिए कहता है गिरता हुआ पानी सूरज से गर्मी लेता है, ये जो है ये गलत होगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। चलिए गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। और हाँ, मैंने अभी बताया था कि इसमें जो है वो टाइपिंग एरर हो गया। यहाँ पर जो खाने लिखा हुआ है इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे पानी में, ठीक है, पानी में। ये बाय मिस्टेक ये टाइप हो गया है, तो आप इसे समझ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी वस्तु में विद्युत चालन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु से विद्युत का चालन होता है, यानी विद्युत, कोई भी वस्तु जो है वो विद्युत का कंडक्टर होता है। तो क्यों होता है वो विद्युत का कंडक्टर? बहुत सारे वस्तु हैं तो वो विद्युत का कंडक्टर नहीं हो पाते, लेकिन कुछ वस्तु जो है वो विद्युत के कंडक्टर होते हैं, जैसे धातु विद्युत के कंडक्टर है। तो ये क्यों हो पाते हैं? तो दोस्तों किसी भी वस्तु में विद्युत का चालन के लिए उसमें कौन जिम्मेवार होते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु का जो परमाणु होता है, किसी भी मैटर का जो एटम होता है जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, उसमें 3 तरह का तो पार्टिकल प्रेजेंट होता ही है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो सब में होते ही हैं, लेकिन कुछ धातु में जो होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कुछ वस्तु में जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो सेंटर से कम खिंचाव महसूस करते हैं। तो वो उसमें क्या पाया जाता है, वैसे वस्तु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होता है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन होना जरूरी नहीं है, ये जरूरी होना है क्या चीज़? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो वस्तु इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी वस्तु में जो विद्युत का चालन के लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इलेक्ट्रॉन मौजूद होने से कुछ नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों के खोजकर्ता कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये तीनों के खोजकर्ता आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु की स्थिति के कारण, एक मिनट दोस्तों, हाँ चलिए, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसके पास होती है उसे क्या कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति के कारण
उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसका राइट आंसर ये हो गया। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, जिसको स्थितिज ऊर्जा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जिसको PE बोल सकते हैं, तो ये होता है mgh, ठीक है, mgh। और जहाँ पर m मतलब होता है द्रव्यमान, g मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और h मतलब होता है हाइट, कहाँ से, जमीन से ऊंचाई, ठीक है, जमीन से जो ऊंचाई होता है उसको h बोलते हैं। अगर कोई वस्तु अगर मान लीजिए जमीन से कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि h उसमें कुछ वैल्यू रख रहा है। लेकिन अगर कोई वस्तु मान लीजिए जमीन पर पड़ा हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखा जाए तो जमीन से और इस वस्तु की ऊंचाई के अगर हम लोग निकालेंगे तो बिल्कुल शून्य निकलेगा, तो जिसके कारण यहाँ पर फॉर्मूला में h की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो जिसके कारण ये पूरा कैलकुलेशन 0 हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पूरी तरह से 0 हो जाएगा। तो कोई वस्तु अगर बिल्कुल सतह पर रखा हुआ है तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। स्थितिज ऊर्जा होने के लिए कंडीशन है कि वो कम से कम सतह से कुछ ऊंचाई पर होना चाहिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको बताना है ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, आपको ये बताना है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखिए क्या कहता है। एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र का दर्पण होता है। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि एक दर्पण जो है वो बहुत ही व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, तो ये कौन सा दर्पण है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आपको इसी में आंसर देना है। देखिए यहाँ पर कहता है कि बहुत ही व्यापक क्षेत्र का दर्पण जो होता है, मतलब कोई भी दर्पण जो है वो बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करता है, तो वो कौन सा है, तो ये लार्ज एरिया को कवर करने वाला दर्पण जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण का यूज जो है वो गाड़ी में, ऑटोमोबाइल्स में साइड मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है, पीछे के दृश्य को देखने के लिए, और ये जो है वो बहुत ही लार्ज एरिया को मिरर में दिखाता है, जिसके कारण ड्राइवर जो है वो उसको गाड़ी चलाने में या तो फिर पीछे की ओर जो है वो एरिया को देखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो उत्तल दर्पण, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? एक सेकेंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कोई भी तरंग जो होता है यानी उसमें कंपन होता है, कोई भी तरंग है उसमें कंपन हो रहा है, अगर उसमें कंपन ही नहीं है तो वो तरंग होगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी अगर ये बोल सकते हैं कि अगर कोई तरंग है, कोई वेव है, तो उसमें कंपन होना ही है। तो देखिए कहता है कि एक सेकेंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक सेकेंड में जो कंपन होता है, किसी भी तरंग के द्वारा एक सेकेंड में जो कंपन किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। इसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। और इसका आवृत्ति का जो यूनिट होता है दोस्तों, आवृत्ति को जो हम लोग नापते हैं वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, HZ जिसको डिनोट करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये तो तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है। ये क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसका कुछ कॉन्सेप्ट इसको मैं थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है, मान लीजिए कि ये वेव है, ये क्या है? एक वेव है, एक वेव है। तो देखिए यहाँ पर ये क्रेस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है, ठीक है, जिसको शीर्ष बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। तो दो शिखर, दो लगातार शिखर, जैसे देखिए ये शिखर के बाद कौन आएगा? ये शिखर, या ये गर्त है, ये क्या है? गर्त है। तो इधर भी एक और गर्त बनेगा ना, एक और गर्त। तो दो लगातार शिखर या दो लगातार गर्त, ठीक है, चाहे तो ये वाला, ठीक है, या तो ये वाला नीचे वाला। तो कहने का मतलब है दो लगातार शिखर और दो लगातार गर्त, दोनों में से कोई भी हो सकता है, शिखर वाला हो सकता है या गर्त वाला। उसके बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, और तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो तरंगदैर्घ्य आपको समझ में आ गया। आयाम क्या होता है दोस्तों? देखिए आयाम, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो वेव मीन लाइन से, ठीक है, जो
प्रधान अक्ष से वेव अगर जो है वो जितना ऊपर ट्रेवल करता है, ठीक है, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। वो आयाम यहाँ भी हो सकता है और आयाम यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, आयाम यहाँ भी हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि तरंगदैर्घ्य, आयाम, ये सब क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वह द्रव्य जिसे वसा की जाँच के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वह द्रव्य जिसे वसा की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथेनॉल। तो आपका राइट आंसर होगा इथेनॉल, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इथेनॉल। चलिए हमारा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मृदा में पीएच प्रभावित करता है। कौन करता है, मृदा में पीएच जो है वो प्रभावित करता है। कौन करता है, पौधे। तो मृदा में पीएच को प्रभावित करने वाले पौधे होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर आपको ये बताना है जो पीएच होता है, ठीक है, पीएच, ये जो पीएच है इसका पीएच का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आप चाहे तो इसे नोट कर लें, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, आप ये लिख लीजिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कुल रक्त परिमाण का आधे से अधिक यह होता है, यानी जो हमारा रक्त होता है उसमें आधे से अधिक कौन सा भाग होता है। तो उसमें आधे से अधिक जो होता है वो प्लाज्मा होता है। आधे से अधिक जो होता है वो प्लाज्मा होता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग का जो रक्त है, जो ब्लड होगा, उसमें 55 से 60%, कितना, 55 से 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। 55 से 60% प्लाज्मा होता है और 40 से 45% में रक्त कण होते हैं, ठीक है। 40 से 45% में जो होते हैं वो क्या होते हैं, रक्त कण होते हैं। प्लाज्मा हमारा 55 से 60% और जो रक्त कण होते हैं वो 40 से 45% होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्लाज्मा जो होता है उसमें पानी का जो क्वांटिटी होता है, प्लाज्मा में पानी का क्वांटिटी जो होता है वो 92% तक होता है दोस्तों। कितना, 92% तक पानी का क्वांटिटी होता है। क्या, प्लाज्मा में जो पानी का क्वांटिटी होता है वो कितना होता है, 92% तक हो सकता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है दोस्तों, ये क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। प्लाज्मा का कलर आपको पूछा जाएगा, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि ब्लड का कलर तो रेड होता है, खून का रंग लाल होता है, लेकिन प्लाज्मा जो होता है, जो खून में मिला हुआ हमारा है प्लाज्मा, उस प्लाज्मा का कलर जो होता है वो पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। और दोस्तों ब्लड का कलर जो रेड होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारे ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जिसके कारण खून का रंग जो होता है वो लाल दिखता है, ठीक है, लेकिन प्लाज्मा का कलर पीला होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन तो अब ये हम लोग देखें कि 10 क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर सेट में। तो देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के कंटेंट्स हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।